हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, आज इसका 30वां सेट है और सारे क्वेश्चन 2021 में रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं एनटीपीसी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पहला सवाल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? तो आंसर इसका पहला है 0.03%। अब बात करें पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों की मात्रा का क्रम इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78% सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और ऑक्सीजन लगभग 21%। तो दूसरा स्थान इसका है ऑक्सीजन का। और तीसरे पर आर्गन गैस है, तो ये 0.93% पाई जाती है। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.03 से लेकर और 0.04 के बीच पाई जाती है। तो चौथा स्थान इसका है। बाकी जो अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। देखिए, एक वीडियो आपको काफ़ी दिनों बाद मिल रहा है, लेकिन आगे से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था? तो आंसर है तीसरा, 101 के तहत ये लागू किया गया था, संशोधन अधिनियम के तहत। और बात करें जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, तो ये बिल तो 122वां था, यानी जो बिल लाया गया था 122वां था और जो अधिनियम बना है 101वां था। जीएसटी को पुराने टैक्स सिस्टम जैसे वैट, सेवा कर और एक्साइज ड्यूटी की जगह लाया गया है। प्रारंभ तो 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू है और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। तो ये भी सवाल जीएसटी से संबंधित पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कर या शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो स्टाम्प शुल्क है, ये राज्य अपनी तरह से लगाते हैं, ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं है। बाकी जो वैट है, तो ये भी राज्य अपनी तरह से लगाते थे, लेकिन अब काफ़ी मात्रा में बहुत कुछ जीएसटी के अंतर्गत ही आ गए हैं। इसके जो कर थे, बिक्री से संबंधित कर हैं वैट। केंद्रीय उत्पाद शुल्क तो केंद्र सरकार का एक कर था, लेकिन अब जीएसटी के अंतर्गत है। मनोरंजन कर तो ये राज्य सरकार इसे लगाती थी, लेकिन अब इसी के अंतर्गत है। तो कुल 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं जो जीएसटी के अंतर्गत आए हैं, केंद्र और राज्य के। बाकी कुछ रह गए हैं, तो वहाँ से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, जो जीएसटी के बाहर हैं यानी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं वस्तुएं, उनके बारे में बात करें। पेट्रोलियम, तो इसमें पेट्रोल, डीजल यानी प्राकृतिक गैस, विमानन, टरबाइन ईंधन यानी विमान ईंधन, शराब, स्टाम्प शुल्क और रियल एस्टेट, बिजली और कृषि भूमि और कृषि उत्पाद, तो जीएसटी से अभी बाहर हैं इतनी वस्तुओं और उत्पाद। बात करें जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का है। तो अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? 246 ए में कहा गया है, जीएसटी के जनक भारत में अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में जीएसटी का जनक किसे कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी को। आईजीएसटी का मतलब है यानी दो राज्यों के बीच व्यापार से संबंधित किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 269 ए में कहा गया है। जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद 279 यानी 279 ए के अंतर्गत बताया गया है, इसमें गठन है इसका। और दालों, फलों और सब्जियों पर शून्य जीएसटी लगता है, यानी जीएसटी के अंतर्गत है लेकिन कम है, जीएसटी इन पर शून्य है। तो कॉर्न, चावल, मक्का, सोयाबीन, सीरियल, ग्रेन्स आदि शामिल हैं। इसके साथ दालों, फलों और सब्जियों पर दूध, नेचुरल शहद और नमक आदि पर 0% जीएसटी है। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी है, तो ये प्राथमिक मेमोरी है रैम। आंसर चौथा, प्राथमिक मेमोरी। बात करें जो कंप्यूटर की मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, उनके बारे में बात करें। तो प्राथमिक मेमोरी को मुख्य या अस्थिर या इंग्लिश में वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो इसमें डेटा बिजली बंद होने पर मिट जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं रैम, रोम, कैश और रजिस्टर मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी हैं, अस्थिर यानी अस्थायी मेमोरी हैं, तो वॉलेटाइल हैं। गैर अस्थिर
गैर स्तरीय मेमोरी यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या इन्हें द्वितीयक मेमोरी, सहायक या स्थायी मेमोरी कहते हैं। तो इसमें डेटा जब भी सुरक्षित रहता है जब बिजली बंद हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं CD, DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, USB ड्राइव और पेन ड्राइव आदि। निम्न में से कौन सा पौधा जड़, तना और पंक्तियों में विभेदित नहीं है? देखिए इसके लिए पहले इसका आंसर ये है स्पायरोगारा। स्पायरोगारा एक शैवाल है। बात जो आगे इसके डिटेल के बारे में बात करें तो जो प्लांट हैं इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक क्रिप्टोगैमी यानी अपुष्पोद्भिद हिंदी में कहते हैं, और फेनेरोगैमी इसे कहते हैं पुष्पोद्भिद। और जो क्रिप्टोगैमी है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाटा, ब्रायोफाटा और टेडोफाटा। और जो फेनेरोगैमी है इसे 2 भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म यानी नग्नबीजी और एंजियोस्पर्म। तो ये आवृत बीजी हैं। तो बीज यहाँ बाहर होता है और ये फल के अंदर होता है। एंजियोस्पर्म में फल के अंदर होता है बीज। तो जो वहाँ पूछा गया था तना, पंक्ति और जड़ नहीं है। देखिए जो क्रिप्टोगैमी है इसके जो थैलोफाटा और ब्रायोफाटा में ना तो पंक्ति पाई जाती है, ना पत्ती पाई जाती है, ना जड़ पाई जाती है और ना ही तना पाया जाता है। लेकिन टेडोफाटा में ये तीनों पाए जाते हैं। बाद बाकी जो फेनेरोगैमी में ये तो इसमें तो सभी पाए जाते हैं। तो वहाँ जो ऑप्शन दिए गए थे उनके बारे में बात करें तो यहाँ ऑप्शन ये है। देखिए स्पायरोगारा वहाँ दिया गया था तो ये शैवाल है। तुजा यानी देवदार, तो ये जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म है यानी नग्नबीजी है और ये पुष्पोद्भिद है तो उसके अंतर्गत है। और उसमें ये तना, जड़ और पंक्ति ये सब पाई जाती हैं। बाद बाकी टेडोफाटा, ये फन टेडोफाटा के अंतर्गत आता है और मार्सिलिया ये भी टेडोफाटा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाटा नहीं है? तो देखिए जो फ्यूनेरिया है ये थैलोफाटा के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है ब्रायोफाटा के अंतर्गत। तो ये यहाँ से एग्जाम्पल भी हमें देखने होंगे। यूलोथ्रिक्स, चारा और उल्वा ये सभी शैवाल हैं। और शैवाल अभी देखा था तो वो सभी थैलोफाटा के अंतर्गत आ रहे थे। थैलोफाटा के अंतर्गत शैवाल यानी एल्गी, फंगी और जीवाणु भी इसके अंतर्गत आते हैं थैलोफाटा के अंतर्गत। तो ये फ्यूनेरिया ब्रायोफाटा है। ब्रायोफाटा यानी ब्रायोफाटा में भी एक ग्रुप है मॉस, तो ये उसके अंतर्गत आता है फ्यूनेरिया। बाद बाकी ये सभी जो ऑप्शन दिए गए थे थैलोफाटा यानी शैवाल है, यानी थैलोफाटा के अंतर्गत आता है शैवाल। इनमें से किसने रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया? तो यूनेस्को के द्वारा इसे नामित किया जाता है और इसकी शुरुआत भी साल 2020 में ही हुई थी ये वैश्विक राजधानी घोषित करने का। तो आंसर है चौथा, यूनेस्को द्वारा। जो विश्व की वास्तुकला राजधानी एक वास्तुकला विरासत संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स यानी UIA की एक नई पहल है। यह हर 3 साल में होने वाला एक कार्यक्रम है, यानी 3 साल बाद वैश्विक राजधानी घोषित की जाती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। और जो यूनेस्को की विश्व वास्तुकला राजधानी घोषित की गई हैं तो सबसे पहले रियो डी जेनेरियो को घोषित किया गया था साल 2020 में। उसके बाद जो वर्तमान में अभी है तो वो कोपेनहेगन है। और जो अगली बार्सिलोना को घोषित किया गया है बार्सिलोना, तो ये अगली है 2026 के लिए, लेकिन 3 साल बाद एक राजधानी घोषित की जाती है। तो वर्तमान में बात करें तो कोपेनहेगन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? आंसर इसका पहला शेल्टर बेल्ट। तो ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये वृक्षारोपण यहाँ हो रहा है, तो ये शेल्टर बेल्ट की एक प्रक्रिया है। शेल्टर बेल्ट एक प्रकार के पेड़ों और झाड़ियों की कतार होती है जिसे खेतों, बस्तियों और खुली ज़मीन के किनारों पर लगाया जाता है और ताकि हवा की गति को कम किया जा सके और मिट्टी के कटाव को रोक सकें। इनमें से किस संस्थान ने 2019 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं?
तो ये करंट में पूछा गया था। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। तो इसरो ने 50 वर्ष पूर्ण किए थे 2019 में। तो आंसर है पहला इसरो। बात करें इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। सीधी डेट पूछी जाती है कि किस, ये पूछा गया था इसी में एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था जो, तो वहाँ डेट दी गई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना ऑप्शन में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। पी नारायण इसके अभी नए अध्यक्ष बने 11वें। तो इन्होंने एस सोमनाथन का स्थान लिया है पी नारायण ने। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे थे विक्रम साराभाई थे। अध्यक्ष यानी इसरो के अध्यक्ष पद के लिए सबसे लंबे समय का कार्यकाल सतीश धवन का रहा था। उन्होंने 12 वर्ष इसमें अध्यक्ष के रूप में अपना उनका कार्यकाल था। अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट रखने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? तो आंसर है नीला। बेसिकली जो नीले रंग के कूड़ेदान में सूखे कचड़े को डाला जाता है। लेकिन अजैविक जो निम्नीकरण अपशिष्ट हैं इसके बारे में बात करें, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, अजैविक और जैविक। तो अजैविक यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो वे कचरे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से जल्दी विघटित नहीं होते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं। इनका पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करके इनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन और कांच की वस्तुएं। और जैविक अपशिष्ट यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो वे कचरे या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया या कवक आदि द्वारा विघटित यानी डिकम्पोज किए जा सकते हैं। ये पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं और खाद्य बनाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। और जैविक अपशिष्टों के उदाहरण के बारे में बात करें, रसोई का कचरा, फलों और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, सूखे पत्ते, लकड़ी, घास, गोबर, जैविक खाद, कागज और कपास। तो जैविक घटक के उदाहरण हैं, जैविक अपशिष्ट हैं। गीले कचरे के लिए कूड़ेदान का जो रंग है, कोड का रंग है तो वो हरा है। सूखे कूड़ेदान के लिए कूड़ेदान का रंग नीले रंग का होता है। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? आंसर इसका पहला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 से लेकर 1946 के बीच रहे थे, लगातार 6 वर्षों तक। उन्हें भारत रत्न मिला था 1992 में, मरणोपरांत दिया गया था। अल हिलाल के वे संस्थापक थे, जो कि एक साप्ताहिक अखबार था, उर्दू अखबार था। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 1024 के बराबर होता है। आंसर है पहला 1024। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी माप पूछी जाती हैं, काफ़ी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे जो छोटी इकाई है कंप्यूटर मेमोरी की माप की, वो बिट है। बिट, तो एक बिट बराबर होती है बाइनरी डिजिट के, और बाइनरी डिजिट में 0 या 1 डिजिट होती है, और 4 बिट्स बराबर होता है एक निबल के। तो यहाँ से सवाल इसी जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था कि 4 बिट्स किसके बराबर हैं एक निबल के। 8 बिट्स में 1 बाइट होती है 1 KB, तो 1 KB बराबर होते हैं यानी किलोवाट, तो 1024 बाइट्स होते हैं। 1 MB में 1024 KB होती हैं। ऐसे ही जब 1 GB में आगे जाएंगे तो वहाँ 1024 MB होगा। तो 1024 का ये क्रम चलता रहता है। अंकुरण के माध्यम से बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो इसे रेडिकल कहा जाता है यानी मूलांकुर। ये जो नीचे जाता है बाद में जड़ बन जाता है, इसे मूलांकुर कहा जाता है। और ये जो प्रांकुर यानी प्लम्यूल, ये ऊपर जो भाग जाता है यानी जो पौधे का शीर्ष भाग होता है, उसे ऊपर वाला भाग
ऊपर जो जाता है उसे कहा जाता है प्रांकुर, यानी ऊपर। और पौधे का शीर्ष भाग मानिए बीज पत्र या कोटिलीडन, तो ये होते हैं कोटिलीडन, जहाँ भोजन का स्टोर होता है, यानी पौधे के लिए खाद्य पदार्थों का स्टोर होता है। और एपिकोटाइल, तो एपिकोटाइल जैसे ऐसे मानिए ये बीज पत्र हैं और यहाँ से ये प्रांकुर निकला, ये प्रांकुर है, और इसके बीच में जो स्थान है इसे ही कहा जाता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल यानी दलपुंज। तो ये जो बीज पत्र और प्रांकुर, इस दोनों के बीच में होता है दलपुंज। बात करते हैं और कुछ डिटेल इसके बारे में डिटेल से। तो अंकुरण वह प्रक्रिया है जिसमें बीज या बीजाणु से नया पौधा विकसित होता है। जब किसी बीज को सही मात्रा में पानी, हवा, तापमान मिलता है तो वह फूटकर एक छोटा पौधा बनने लगता है। और वहाँ बात की गई थी प्रांकुर के बारे में। तो इसे फ्यूचर शूट भी कहा जाता है। प्लम्यूल, तो प्लम्यूल बीज के अंदर मौजूद फ्रूट का वह हिस्सा है जो बाद में पौधे की पहली असली पंक्ति बन जाता है या बनता है। इसे हम छोटे पौधे का सिरा या ऊपरी हिस्सा भी कह सकते हैं। वहाँ एपिकोटाइल देखा था, और ये है हाइपोकोटाइल। तो ये हाइपोकोटाइल वहाँ होता है नीचे, यानी जो मूलांकुर था नीचे जा रहा था जड़ के रूप में। तो ये बीज पत्र यानी बीज पत्तियों के नीचे और मूलांकुर के ऊपर होता है, यानी जो बीज पत्ती ये, और ये मूलांकुर या जड़, और इसके बीच में ये है हाइपोकोटाइल। जैसे एपिकोटाइल है उसी की एपिकोटाइल ऊपर होता है और हाइपोकोटाइल नीचे। तो ये बीज पत्र और मूलांकुर के बीच होता है हाइपोकोटाइल। निम्न में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो ये जंजीरा का किला, ये महाराष्ट्र में है, एमपी में नहीं है। बाद बाकी ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ और आसिरगढ़ का किला ये मध्य प्रदेश राज्य में है। बात करें जंजीरा किला के बारे में, तो इसे मरुद जंजीरा किला भी कहा जाता है स्थान। तो ये रायगढ़ जिला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का जंजीरा किला एक समुद्री किला है जिसे मलिक अम्बर ने बनवाया था। मलिक अम्बर अहमदनगर के सुल्तान की सेवा करता था। प्रसिद्ध निजाम शाही वंश से संबंधित था। स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लोक नृत्य लद्दाख का आंसर होगा दूसरा, लद्दाख। लद्दाख के प्रमुख लोक नृत्य हैं, उनके बारे में बात करें तो यहाँ से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाएंगे। जो चाव नृत्य है लद्दाख का है, झाबरो, सोंडोल, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि इसे लद्दाख का रॉयल डांस भी कहा जाता है। यह नृत्य किसी खास मौके पर लद्दाख के राजा की तारीफ करने के लिए किया जाता है, और 2016 में इसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली थी, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पाउ नृत्य तो लद्दाख की चंपा जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है, तो ये वाला नृत्य पूछा गया था। खातोक, तो ये खातोक चैन ये भी लद्दाख का है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र के वह हिस्से हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो उसमें किडनी भी है और ये फेफड़े भी हैं, त्वचा भी है। और बात करें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ किडनी के बारे में बात की गई है। तो किडनी की जो सूक्ष्म इकाई होती है नेफ्रॉन होती है। तो ये नेफ्रॉन के ही तीनों नाम हैं, तीनों भाग हैं नेफ्रॉन के। ये नेफ्रॉन की संरचना है। तो जो नेफ्रॉन का जो शुरुआती हिस्सा है उसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। उसके बाद बोमेंस कैप्सूल, ये जो दिख रहा है ये बोमेंस कैप्सूल इसे कहा जाता है। ये भी स्लिप है लेकिन इसके अंदर ये थोड़ा ग्लोमेरुलस है। तो यहाँ से इनके नाम देखिए पहले। और कलेक्टिंग डक्ट, तो ये सभी मानव उत्सर्जन तंत्र के हिस्सा हैं। देखिए जो फेफड़े हैं वो भी मानव उत्सर्जन तंत्र के हिस्सा हैं। जो ये श्वसन का है यानी ब्रोंक्वल्स, ये भी फेफड़ों का हिस्सा है, लेकिन इसका जो सीधा संबंध है जो उत्सर्जन तंत्र से नहीं है, तो इसलिए इसमें ये वाला नहीं है, यानी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में पहले बात करते हैं।
तो अपशिष्ट पदार्थों जैसे पेशाब, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का ये काम करते हैं। तो इनमें गुर्दे यानी किडनी, मूत्राशय यानी ब्लडर, त्वचा और फेफड़े आदि शामिल होते हैं, मुख्यतः यही शामिल होते हैं। तो जो ब्रोंकियल्स हैं उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। हालांकि फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लेकिन जो ब्रोंकियल्स हैं इसका सीधा संबंध उत्सर्जन तंत्र से नहीं है। जो ब्रोंकियल्स हमारे फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जो हवा को फेफड़ों के अंदर तक पहुंचाने का काम करती हैं। ये हमारे श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा पहले श्वास नली यानी ट्रेकिया से होती हुई ब्रोंकाई में पहुंच जाती है। ब्रोंकाई से ये पतली शाखाओं में बट जाती है और जिन्हें ब्रोंकियल्स कहा जाता है। तो जो ब्रोंकियल्स का काम हवा को आगे वायु कोशिकाओं यानी एल्वियोली तक पहुंचाने का काम होता है, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यानी गैसों का एक्सचेंज होता है। श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करता है। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? आंसर है चौथा, काला पानी क्षेत्र है। तो ये जो काला पानी क्षेत्र है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में भारतीय प्रशासन के अधीन एक क्षेत्र है और 1997 से नेपाल भी इस पर अपना दावा करता है। कैलाश मानसरोवर मार्ग पर ये स्थित है। काला पानी क्षेत्र काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा तय करती है। जनवरी 2019 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम का शुभारंभ किया था? तो सिक्किम के द्वारा इसका लॉन्च किया गया था। आंसर है तीसरा, सिक्किम। बात करें सिक्किम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण करंट है उसके बारे में। तो प्रेम सिंह तमंग के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदेव हैं। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन रंगपो में किया गया था, जो कि पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद यानी ITRA आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशनल ऑफ नेशनल इम्पोर्ट्स यानी INI दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान होगा। तो ये जामनगर है। आंसर है तीसरा, जामनगर। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एंड आयुर्वेद यानी ITRA जामनगर में स्थित है, गुजरात राज्य में। और इसे 2020 में INI का दर्जा दिया गया था और ये आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रमुख संस्थान है। इसका जो प्रमुख कार्य है आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना है। वर्तमान में आयुष जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। तो प्रताप राव गणपत राव यादव हैं। इनमें से किसे 2021 में चिकित्सा क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये तब पूछा गया था करंट में। तो ये बी मोनापा हेगड़े थे। बात करें अभी के बारे में तो 2025 में कुल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 7 को पद्म विभूषण और 19 को पद्म भूषण है। तो पद्म भूषण मिला है 19 को और बाद बाकी बचे 113। तो 113 को मिला है पद्मश्री। तो पद्मश्री 113 को। अब बात करें जिन्हें पद्म विभूषण मिला है 2025 में तो 7 व्यक्तियों को दिया गया है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। दुप्पुर नागेश्वर रेड्डी इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है और तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। इनका जो क्षेत्र है और राज्य यानी कहाँ से संबंधित है ये भी पूछा जाएगा। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खैर ये सार्वजनिक मामलों के लिए चंडीगढ़ से संबंधित हैं। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कला से संबंधित हैं, गुजरात राज्य से हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में मिला है, कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। AMT वासुदेवन नायर मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार दिया गया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, केरल राज्य से संबंधित हैं।
ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग मारुति सुजुकी के संस्थापक थे और जापान से हैं। शारदा सिन्हा, तो शारदा सिन्हा को इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है कला के क्षेत्र में। बिहार की कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2019 जीता है? तो 2019 का एक करंट में पूछा गया था। अब बात करें बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2024 के बारे में, तो ये एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है, यानी हर साल दिया जाता है। प्रस्तुति कर यानी किसके द्वारा दिया जाता है? तो फ्रांस की फुटबॉल एक फ्रांसीसी पत्रिका है, उसके द्वारा दिया जाता है। 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2024 में ये पुरस्कार मिला है रोड्रिगो स्पेन से हैं। महिला विजेता हैं तो एताना बोनमाती को मिला है, ये भी यानी महिला और पुरुष दोनों स्पेन से ही हैं। और प्रमुख पॉइंट ये है कि सर्वाधिक बार बैलोन डी'ओर पुरस्कार अर्जेंटीना के लियोन मेसी को दिया गया है। 8 बार इन्हें ये पुरस्कार मिल चुका है अब तक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सोन, गोमती और यमुना, ये तीनों हैं, लेकिन जो इंद्रावती नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है, तो आंसर है चौथा, इंद्रावती नहीं है। जो इंद्रावती नदी है इसका उद्गम स्थल है दंडकारण्य क्षेत्र, यानी कालाहांडी जिला है उड़ीसा में, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। बात करें अब गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के नाम से वहाँ से निकलती है उत्तराखंड राज्य से, वहाना बंगाल की खाड़ी में है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो नदियों का संगम होता है उसके बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है, यानी देवप्रयाग शहर में इनका संगम होता है। और कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। प्रमुख बाईं तटवर्ती नदी है इसकी गंगा की, तो गोमती, घाघरा, गंडकी और कोसी। दाहिनी ओर से जो मिलती हैं वो नदी यमुना, सोन और पुनपुन, दामोदर। तो आदि इसकी दाहिनी सहायक नदियाँ हैं गंगा की, पहले ये याद रखिए सहायक नदियाँ हैं ये। भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? तो आंसर है तीसरा, प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री ने 3 तरीकों से हटाया जा सकता है, मुख्य तरीके हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तब, स्वेच्छा से इस्तीफा देना, और कानूनी रूप से अयोग्य ठहराए जाएं तब, और भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो इन पर ये प्रक्रिया लागू होती है। देखिए, जो महाभियोग प्रक्रिया है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी उच्च अधिकारी, सरकारी अधिकारी या पदाधिकारी पर दोष आरोप लगाया जाता है। इसका मकसद उस अधिकारी को पद से हटाना होता है। और भारत में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी है। तो महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लगाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन या दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाए। महाभियोग प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और महाभियोग प्रस्ताव को पारित कराने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, यानी एक सदन से, और इतना ही जब दूसरे सदन से लाया जाएगा तो उसका भी इतना ही समर्थन होना जरूरी है। महाभियोग प्रस्ताव को पारित कराने से पहले या करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। तो ये जो दिन है ना 14 दिन, तो ये सेम पूछे जाते हैं, ऑप्शन दिया होगा, तो 14 दिन को भी याद रखिएगा। महाभियोग प्रस्ताव को पारित कराने के लिए सदन की कुल संख्या के जो दो तिहाई है, यानी लगभग 66% से ज़्यादा बहुमत से वोट होना जरूरी है। केरल से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है। तो जो अक्षांश होते हैं क्षैतिज रेखा, जो क्षैतिज लाइन है, काल्पनिक रेखा है पृथ्वी पर, तो उन्हें अक्षांश कहा जाता है। तो अभी देखेंगे मैप में, तो जो केरल से रेखा गुजरती है यानी अक्षांश गुजरता है वो तमिलनाडु से गुजरेगा, बाकी राजस्थान ऊपर है और तेलंगाना से नहीं गुजरता है, और उत्तराखंड भी ऊपर है। ऐसे इन्हें अलग कर सकते हैं। फिर भी देखिए, ये बात करें केरल के बारे में, तो केरल की लोकेशन मैप में ये है, ये केरल है। तो अक्षांश यहाँ से कहीं से गुजरता है, जो अक्षांश हैं 2 अक्षांश यहाँ से गुजरते हैं,
केरल से और तमिलनाडु से। तो ये देखिए तमिलनाडु और पास में ही केरल। केरल के उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री और 18, यहाँ 18 का मतलब मिनट है, और 12 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश है, और पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 52 ये मिनट है। पूर्वी देशांतर ये तो देशांतर होते हैं जो सीधी लाइनें होती हैं ऊपर से, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, उन्हें देशांतर कहा जाता है। तो 77 डिग्री 22 मिनट है के बीच स्थित है। और तमिलनाडु राज्य 8 डिग्री 5 मिनट उत्तर से और 13 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। तमिलनाडु राज्य जो देशांतरों के बीच स्थित है वो ये है 76 डिग्री 15 मिनट और 80 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है तमिलनाडु। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने यह कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। तो गोविंद वल्लभ पंत ने ये शब्द कहा था। गोविंद वल्लभ पंत भारत के पहले मुख्यमंत्री रहे थे, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। भारत रत्न उन्हें मिला है 1957 में, और जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देश के गृह मंत्री भी रहे थे। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी ओडीएन क्या है? आंसर इसका दूसरा है फिजिकल फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस, जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। तो ऑप्टिकल वितरण नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो इंटरनेट या अन्य टेलीकॉम सेवाओं को फाइबर ऑप्टिकल के जरिए आपके घर या ऑफिस तक पहुंचाता है। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने यह कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो आंसर है तीसरा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वाक्य कहा था। और बात करें इनके बारे में तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री रहे थे। उन्हें भारतीय संविधान का जनक या निर्माता कहा जाता है। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। उनकी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर पिज़्ज़ा है, और उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? तो जो मोबाइल एटीएम है सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा पेश किया गया था, ये सही है। पूरे भारत में एसबीआई की सर्वाधिक शाखा हैं, ये भी सही है। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगर ये तीनों ना मालूम होते तो ये जो चौथा ऑप्शन दिया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक निजी बैंक है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं हम। तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है, निजी नहीं, तो इसलिए ये चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। जो आरबीआई है भारत का केंद्रीय बैंक है। ये करंट का इस सवाल पूछा गया था, लेकिन अभी इसके बारे में जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो तब तो केरल पहले स्थान पर था। भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म यानी प्रजाति और श्रेणी सही है? तो ग्रेट हॉर्नबिल ये असुरक्षित श्रेणी में आता है, अभी है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ देखते हैं डिटेल में। जो एशियाई हाथी है ये स्थानिक नहीं है भारत के संबंध में, क्योंकि भारत के अलावा ये अन्य देशों में भी पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत था। निकोबारी कबूतर तो ये लुप्तप्राय नहीं है, लेकिन संकटग्रस्त है, यानी संकटग्रस्त खतरे में है लेकिन इसे बचाया जा सकता है, इसका मतलब ये है। लुप्तप्राय तो इसका मतलब है कि यह जीव बहुत गंभीर खतरे में है और कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो लुप्तप्राय नहीं है। जो निकोबारी कबूतर है संकटग्रस्त है, लेकिन काला हिरण दुर्लभ प्राणी नहीं है। दुर्लभ प्राणी का मतलब है कि कोई भी चीज़ बहुत कम मात्रा में मिलती है, तो दुर्लभ नहीं बल्कि संकटग्रस्त है, कम संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है, तो असुरक्षित
खतरे की शुरुआत स्थिति है, यानी संख्या घट रही है, लेकिन अभी तुरंत विलुप्त नहीं होने वाला है। चक्रवात पावक की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? तो ये पूछा गया था करंट में। अभी बात करें चक्रवातों के बारे में, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी थाईलैंड की खाड़ी से। बात करें जो अभी जो 2024 के चक्रवात आए हैं या तूफान अब तक के 24 से, तो हामुन बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित रहा था। मिथिली बांग्लादेश, माईकोंग आंध्र प्रदेश राज्य, रेमेल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, गैमी चीन, ताइवान और फिलीपींस, असना कच्छ क्षेत्र सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र, दाना पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इससे प्रभावित थे। फेंगल, तो फेंगल इससे प्रभावित था तमिलनाडु। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? तो कृष्ण माथुर थे अब बात करें अभी के बारे में, तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। लेह और कारगिल इसकी 2 राजधानियाँ हैं। जिलों की संख्या 7, शुरुआत में 2 थे लेकिन 5 और बाद में बढ़े हैं, तो अब कुल संख्या 7 है जिलों की। भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और अभी इसके उपराज्यपाल कौन है? बी डी मिश्रा हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो तासी रबस्तान है। गांधी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो आंसर है पहला, रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया था गांधी जी ने, तो पहला ऑप्शन सही है। और रॉलेट एक्ट का जो उपनाम है इसे ब्लैक एक्ट या काला कानून भी कहा जाता है। तो पिछली बार पूछा गया था ये पारित कब हुआ था? तो 18 मार्च 1919 को दिल्ली में पारित हुआ था लागू। तो 21 मार्च 1919 को हुआ था, निरस्त हुआ था मार्च 1922 को। रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक नया कानून था। तो रॉलेट एक्ट, इस एक्ट के तहत पुलिस को बिना किसी ठोस कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की छूट मिल गई थी, यानी संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकते थे। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आंदोलन करने का आह्वान किया था, जिसे सत्याग्रह कहा गया। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है या पहला स्थान प्राप्त किया था? तो इसमें जो महाराष्ट्र राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया था। बात करें जो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन किया गया है वर्तमान में, तो इसका 6ठा संस्करण था। 2024 में इसका आयोजन हुआ था और हर साल आयोजन होता है। तो मेजबान तमिलनाडु था। तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, चेन्नई, मदुरई, तिरुचि और कोयम्बटूर। तो यहाँ से इसके शहर भी याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। और विजेता रहा था यानी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इस बार भी, तो वो महाराष्ट्र राज्य इस बार भी शीर्ष स्थान पर रहा है। और इसका जो शुभंकर था वीरा मंगाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो प्रथम संस्करण है 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और जो अगला संस्करण इसी साल होना है, तो जो 7वां संस्करण 2025 में बिहार में आयोजित किया जाएगा। निम्न में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो ये एक सटीवा चारा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, तो आंसर इसका पहला है सटीवा। अल्फा जिसे मेडकागो सटीवा या जिसे ल्यूनर्स भी कहा जाता है, यह फलीदार परिवार फैबेसी का एक 12मासी फूल वाला पौधा है। दुनिया भर के कई देशों में इसकी खेती का एक महत्वपूर्ण जो चारा फसल के रूप में इसे उगाया जाता है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताएं। आंसर है चौथा, निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हैं। बात करें निर्मला सीतारमण इनके बारे में, तो इनके पास वर्तमान में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं पूर्णकालिक। नोट कीजिएगा, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी हैं, लेकिन इनके पास अतिरिक्त परिवार था।
तो इसलिए पूर्णकालिक निर्मला सीतारमण हुई हैं। तो दूसरी महिला वित्त मंत्री, लेकिन पूर्णकालिक पहली हैं निर्मला सीतारमण। सबसे लंबे बजट का जो भाषण रिकॉर्ड है इनके नाम है। तो निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को 2 घंटे और 40 मिनट का बजट भाषण दिया था। भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री ये रही थी 2017 से लेकर और 2019 के बीच, जबकि पहली जो महिला रक्षा मंत्री हैं इंदिरा गांधी थी। लेकिन निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हैं। तो यहाँ भी पूर्णकालिक हैं रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी पूर्णकालिक पहली हैं। पूर्णकालिक में निर्मला सीतारमण हैं। 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक का नेतृत्व किया था निर्मला सीतारमण ने। 2025 में उन्होंने लगातार 8 बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली व्यक्ति बनकर इतिहास रचा है। लगातार 8 बार किया है, लेकिन लगातार 8 बार है, बाद बाकी 10 बार भी किया है, लेकिन उन्होंने अलग अलग समय में किया था। मोरारजी देसाई ने। असंगत विकल्प का चयन करें तो सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी ये सभी प्राणी समूह हैं। तो प्राणी समूह के अंतर्गत आता है मनुष्य। तो मनुष्य इस वजह से इसमें भिन्न है। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? अभी प्रस्तावित है, यानी बनाया जा रहा है। तो मांडला MP का जिला है, वहाँ इसकी स्थापना की जा रही है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में बात करें तो जो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव के पास बनाया जाने वाला प्रस्तावित है, बनाया जा रहा है। और वहीं माही बंसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बनाया जाना है। और वहीं जो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन है गुजरात में है, तो इनका जो स्थान पूछा जाता है। वहीं केका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक राज्य में है। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो आंसर इसका दूसरा है, अरुणाचल प्रदेश ने। वहीं जो हॉर्नबिल उत्सव है वो अलग है और पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव ये दूसरा है। ये जो पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव है ये वहाँ पक्के टाइगर रिजर्व में अरुणाचल प्रदेश में 89 जनजाति के योगदान को मनाना है। पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण और जो हॉर्नबिल पक्षी है उसकी रक्षा पर केंद्रित होता है। वहीं हॉर्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर में मनाया जाता है। मनाए जाने वाले एक वार्षिक उत्सव है। नागालैंड का हॉर्नबिल उत्सव मुख्य रूप से नागा जनजातियों की सांस्कृतिक परंपरा और कला को दर्शाता है। तो दोनों में अंतर है, पक्के पागा और हॉर्नबिल उत्सव में। वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? आंसर इसका दूसरा होगा, हैदराबाद में स्थित है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे पूछा था दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? आंसर है पहला 70। और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, 4 मीनार निम्न में से कहाँ स्थित है?